तो बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रेरणा थी। और सर उनसे तो हमें हमेशा मोटिवेशन मिला है कि सोसाइटी को पे बैक करना है। यस सर। और सर पैसे से बढ़ के भी कुछ होता है। जैसे अगर एमएनसी में जॉब मिलती है तो अच्छा पैकेज तो ज़रूर मिलता, बट सर उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। जो इनर हैप्पीनेस है सर वो नहीं मिलती सिर्फ। तो सर वो कुछ सेवा करने से या कुछ पे बैक टू सोसाइटी करने से वो मिलता। तो सर वो भी एक मेरा मोटिवेशन था। फैमिली का सपोर्ट। तो अगर सर मुझे मौका मिलता है कि इस स्ट्रीम में काम करें तो मैं सर सबसे पहले ये करना चाहूँगी कि फैमिली का माइंडसेट चेंज करना चाहूँगी, क्योंकि सबसे पहले होता है फैमिली सपोर्ट। अगर एक बेटी को या एक लड़की को फैमिली सपोर्ट करेगी सर, तो वो आगे जाने के लिए, वो सपने देखने के लिए उसको फ्रीडम रहेगा सर। तो सर मुझे लगता है कि एक फैमिली का माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि वो यूपीएससी निकाले सेवा करने के लिए, वो कोई भी माध्यम से अपने छोटे छोटे कामों से देश सेवा कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल इलेक्शन में जाके वोट करना, ये भी एक तरह की सेवा ही है, एक तरह का इन्वॉल्वमेंट है। तो आज की यूथ मुझे लगता है कि अपने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से या डेमोक्रेसी से बहुत डिसोसिएट हो रही है। तो मैं चाहूँगी कि वो भी पार्टिसिपेट करे इस सिस्टम में, इस प्रोसेस में, और वो भी कंट्री को मतलब आगे बढ़ाए। जय भीम। स्वागत है आपका मिशन ऑफिसर इस प्रोग्राम में। और आज हम जब भी लॉर्ड मैकेले की बात करते तो सबसे पहले तो भारत में जो सर्विस थी जिसे हम आईसीएस कहते थे, इंडियन सिविल सर्विस, उसके बाद भारत में आईएएस की शुरुआत हुई, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और भारत की सबसे बेहतरीन सर्विस में अगर माना जाता है वो है आईएएस, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जितने भी छात्रा यहाँ पे इस प्रोग्राम को देख रहे, तो सबसे पहले कि हम कोई भी एग्ज़ाम, चाहे यूपीएससी हो, एमपीएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, उसे अगर हम क्रैक करते हैं तो इसके लिए मेहनत, विजन, टाइम मैनेजमेंट, कंटिन्यूटी और स्मार्ट वर्क, ये चारों जो बेसिक कंसेप्ट है ये हमें चाहिए। तो हमारे साथ है जिन्होंने 2025 में ईयर ऑल इंडिया रैंक में 517 रैंक हासिल किए। हमारे साथ है सावी बुलकुंडे जी। तो चलो, इन्होंने इस यूपीएससी एग्ज़ाम को किस प्रकार से क्रैक किया है। सारे लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो सफलता जिनको मिलती है वो बहुत ही कम लोग होते हैं। और सफलता के पीछे जो उनके राज होते हैं, कहानियाँ होती है, किस प्रकार उन्होंने सफलता हासिल की है। तो सबसे पहले आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है मैडम। थैंक यू सर। सबसे पहले तो लॉर्ड बुद्धा टीवी की और सारे जो हमारे लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, इनकी ओर से आपका मैं हेल्दी कॉन्ग्रेचुलेशन, अभिनंदन करता हूँ। और आज जब भी हम भारत में पहली टीना ढाबी आई थी तो पूरे भारत में अरे नहीं यार, हमारे भी लोग जो है रिजर्वेशन की बात आती है कि ये लोग रिजर्वेशन से फर्स्ट आते, लेकिन टानी ढाबी ने वो साबित किया था कि हम ओपन में भी वो काम कर सकते, क्योंकि हम बाबा साहब की बेटी है या बाबा साहब के बेटे हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपके घर में जो सबसे पहले वातावरण था पढ़ाई का, वो किस प्रकार था? सर जैसे पढ़ाई का एटमॉस्फेयर, जैसे आपने बोला वातावरण घर पे कैसा था, तो मेरे मम्मी और मेरे पापा दोनों भी एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड थे। और अगर उसके भी पहले देखा जाए तो मेरे दादा दादी वो भी स्कूल में टीचर थे और प्रिंसिपल थे। तो मतलब फैमिली में पूरा पढ़ाई का एटमॉस्फेयर था पहले से ही। और सर इसीलिए हमेशा मोटिवेट किया गया है कि एक अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड करने के लिए और बड़े सपने देखने के लिए। तो सर पहले से ही मुझे था कि मैं आईएएस का कुछ अच्छा बड़ा करूं और यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए मतलब देने के लिए मोटिवेट किया था मुझे। पापा ने, मम्मी और पापा, मम्मी और पापा ने मोटिवेशन की अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन ही चेंज इन बिहेवियर, यानी वर्तन में परिवर्तन है, हम उसे शिक्षा कहते हैं। और बाबा साहब ने टू एजुटेट टू एजुकेशन, ये जो सारी बातें, टू ऑर्गेनाइज, ये बाबा साहब ने जो बातें की है। और हर व्यक्ति, हर वो घर में उस प्रकार का वातावरण क्रिएट होता है। तो आपको ये कैसे लगा कि मैं यूपीएससी में जाऊँ? आप तो पहले आपने बीई की, उसके बाद आपने यूपीएससी चूज किया। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है, तो बहुत सारे लोग एमबीबीएस के बाद यूपीएससी की पढ़ाई करते, बीई की बाद यूपीएससी की पढ़ाई करते। तो ये जो 4 साल मुझे एक इंजीनियर, एक डॉक्टर या एक वकील, इस पैशन है कि ये अच्छी सर्विस है इसलिए आते हैं?
सर पहले तो जैसे मेरा मोटिवेशन आपने पूछा, तो मेरी मम्मी भी पहले एमपीएससी के लिए प्रिपेयर करती थी। तो पहले से घर में था कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का माहौल था, और मेरी मम्मी एक मेरा इंस्पिरेशन थी कि मुझे भी सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है। और सर जैसे आपने कहा कि बहुत लोग एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी देख के आते हैं या पैशन से आते हैं, तो सर ये यूपीएससी का प्रिपरेशन और एक जो पूरी प्रिपरेशन जर्नी है, इतनी लॉन्ग जर्नी है कि इसमें जब तक अपना खुद का पैशन नहीं रहे तो ये लॉन्ग जर्नी सस्टेन करना सर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो सर पैशन तो बहुत ज़रूरी है कि लोक सेवा का पैशन होना चाहिए, या मतलब कुछ आईएएस पाकर कुछ सोसाइटी के लिए करने के लिए एक चाह चाहिए, तो सर वो बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत अच्छी बात रखी है कि सोसाइटी के लिए कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम जब भी बाबा साहब अम्बेडकर ने उस वक्त 17 लोगों को फॉरेन में भेजा था कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करे। उसके बाद जो लोग यूपीएससी से पास आउट हुए हैं तो उन्हें सोसाइटी के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो ज़रूरी है मानवतावाद, और मानवतावाद और समतावाद वो दोनों हमारे लिए बहुत ही पैशन रखते हैं। तो मुझे आप बताइए, आपने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ये जो लक्ष्य हासिल किया है, तो हमारे जो बच्चे इस प्रोग्राम को देख रहे, छात्राएं देख रहे, तो पहले प्रीलियम का जो अभ्यास है, करिकुलम है, वो आपने किस प्रकार उसका टाइम टेबल बनाया था, ये हमारे दर्शक को बताइए। ठीक है सर, जैसे आपने बोला कि इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो सर सबसे पहली स्टेज जो होती है वो प्रिलिमिनरी स्टेज होती है, और इसमें 2 पेपर्स होते हैं, एक जनरल स्टडीज़ 1 होता है और एक सीसैट होता है जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो सर जनरल स्टडीज़ 1 में जो पेपर होता है उसमें सब सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक और इकोनॉमिक्स, तो सब सारे मेजर सब्जेक्ट्स आते हैं। और सर जो GS1 होता है वो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। तो मेरा प्रिपरेशन, इसके लिए मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ये थी कि पेपर क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करूं, और मैं रिवीजन ज़्यादा करूं, रिपीटेड रिविजन्स करूं, क्योंकि करंट अफेयर्स एवर चेंजिंग होता है। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं स्टैटिक सब्जेक्ट्स जो थे मेरे, उसको मैं स्ट्रॉन्ग करूं, और उसके मैं ज़्यादा से ज़्यादा MCQs या ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व कर प्रीवियस पेपर्स जो है, यहाँ प्रीवियस ईयर पेपर्स भी, और जो टेस्ट सीरीज़ होती है वो मैं मार्केट से लेके मैं सॉल्व करूँ, टाइम बाउंड मैनर में मैं सॉल्व करूँ। और सर मेरा ये था कि प्रीलिम्स के 1-2 महीने पहले मेरा टाइम टेबल एकदम रिगरस था। जैसे मैं 10 से 12 घंटे डेली पढ़ाई करती ही थी प्रीलिम्स के 1-2 दिन, मतलब 1 to 2 months बिफोर। तो जब भी हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, सीसैट और जीएस की बात करते हैं, जनरल स्टडीज़, तो इस प्रकार जो हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं, तो सबसे पहले बहुत सारे जो विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो मेंस ओरिएंटेड करते हैं, तो जैसे आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो। तो आप मुझे बताइए कि इस बार ऑप्शनल सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी हो, इंडियन पॉलिटी हो या फिर ज्योग्राफी हो, तो सबसे ज़्यादा वेटेज आपको किस सब्जेक्ट पे लगता है कि ये करना चाहिए, ये सब्जेक्ट लेना चाहिए? अच्छा सर, जैसे मेंस की बात हुई तो वहाँ पे टोटल 9 पेपर्स होते हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश होता है जो क्वालिफाइंग होता है, उसके बाद हाँ कंपलसरी होता है, और उसके बाद जनरल स्टडीज़ 1, 2, 3, 4 होते हैं, और सर ऑप्शनल के 2 पेपर्स होते हैं। तो सर इसमें सब सब्जेक्ट्स में इक्वली बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है अगर फाइनल लिस्ट में रैंक चाहिए। पर सर जैसे आपने कहा ऑप्शनल का वेटेज भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और ऑप्शनल में बहुत अच्छे नंबर आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ऑप्शनल सिलेक्ट करते वक्त बच्चों ने ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन से ऑप्शनल के रिसोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में, कौन से ऑप्शनल के अच्छे मतलब टीचर्स अवेलेबल है अगर उस ऑप्शनल को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, और कौन से ऑप्शनल के लिए अच्छे मार्क्स यूपीएससी में आ रहे हैं। तो सर सब ये सब फैक्टर्स देखते हुए एक अच्छा ऑप्शनल सिलेक्ट करना चाहिए। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा था मैडम? सर मेरा एंथ्रोपोलॉजी था। बहुत बढ़िया, लोग बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजी या फिर एक बात, और अभी जो 2025 में पाली ये सब्जेक्ट बहुत सारे लोग लेते थे, और अभी पाली तो शुरू हुआ है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे मैं अभी प्रीलियम स्टार्ट करता हूँ और फिर मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की पढ़ाई करता हूँ, तो ये जो टाइम मैनेजमेंट और प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये 3 साल में इस किस प्रकार का आपने टाइम टेबल बनाया था? बहुत सारे लोग कैसे करते हैं कि आज मैं दिल्ली में जाता हूँ, कोई पुणे में जाता हूँ, तो आज जो नागपुर में बार्टी की वजह से आज इस ऑल इंडिया रैंक में 10 या 15 बच्चे हमें दिख रहे थे, इसका मतलब ये है कि नागपुर में यूपीएससी क्या है, अभी स्टूडेंट को पता चल रहा है कि यार ये क्रैक करना चाहिए।
मैं सीधे से एक आपको सवाल करता हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में प्रीलिम्स क्रैक होता है, मेंस क्रैक, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण होती है वो ही इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में जो डर होता है सबके मन में, क्या सवाल आएंगे, क्या किस प्रकार का पैनल आएगा, किसका पैनल आएगा, तो आप मुझे बताइए कि इंटरव्यू में जो डर होता है वो डर कैसे निकाले बच्चे। सर जैसे आपका पहला क्वेश्चन था कि मेंस के रिलेटेड कि 3 मंथ्स में प्रिपरेशन कैसा होगा, तो सर मेंस का प्रिपरेशन पहले से करके रखना पड़ता है। मतलब जैसे आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ज़्यादातर मार्क्स या ज़्यादातर रैंक डिसाइड करता है मेंस एग्ज़ाम। आपका रैंक और आपका जो भी सिलेक्शन है वो मेंस एग्ज़ाम से सिलेक्ट होता है। तो सर जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 3 मंथ्स होते हैं उसके पहले ही वो पूरा प्रिपेयर्ड होना चाहिए। हाँ, ताकि वो 3 मंथ्स में आप उसका रिविजन कर पाओ, आप टेस्ट सीरीज लिख पाओ और उसमें प्रोफिशिएंसी हासिल कर पाओ। और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था इंटरव्यू के रिलेटेड, तो सर डेफिनेटली इंटरव्यू के रिलेटेड फियर होता है। पहले तो इतनी एग्ज़ाम्स क्लियर करने के बाद जब इंटरव्यू फेस करते हैं तो एक्सपेक्टेशंस बर्डन भी होता है, खुद का भी, सोसाइटी का भी, पेरेंट्स का भी। तो सर पहले तो एक पीयर प्रेशर और बर्डन होता है, और दूसरा सर कि बोर्ड को फेस करना और आंसर दे पाना। तो सर उसके लिए मैंने 2 चीज़ें की थी। पहली चीज़, मैं मेरे मम्मी पापा और मेरे फ्रेंड्स के साथ डेली बेसिस पे मैं डिस्कशन करती थी कि मेरे लैंग्वेज और मेरी बॉडी लैंग्वेज जो भी है, सॉफ्ट स्किल्स और लैंग्वेज, उसके मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूं। और दूसरी सर मैंने जो बात की थी वो मैंने करंट अफेयर्स का रेगुलर न्यूज़पेपर्स 2 न्यूज़पेपर्स पढ़ना और कोई भी न्यूज़ रहे उसकी प्रॉपर एनालिसिस करना, या कोई भी न्यूज़ आए उस पर मेरा ओपिनियन फॉर्म, हाँ, मेरा ओपिनियन फॉर्म करना। तो ये मैंने एक इंटरव्यू प्रोसेस के टाइम किया था। बहुत सारे अभी जो पेपर्स हैं, हम जैसे लोकमत को देखते हैं, बहुत सारे पेपर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण जो न्यूज़पेपर है ये कौन सा है? सर मतलब मैंने पढ़ा था जो वो है द हिंदू पढ़ा था और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा था। तो हम जब भी यूपीएससी की बात करते हैं तो सबसे पहले मन में एक डर होता है कि 3 साल 4 साल, और बहुत आजू बाजू के लोग होते हैं कि इंटर में इस प्रकार के सवाल करते हैं, उसका जवाब नहीं आया तो आपके मार्क जो है वो निगेटिव सिस्टम में जाएंगे। ये डर बहुत सारे बच्चों को होता है और आपने हंसते हंसते उस डर को निकाला और आज हम उनका रिजल्ट हमारे पास है कि आप 517 रैंक पे है। तो आप मुझे बताइए कि बहुत सारे लोग आईएएस करते हैं, कोई आईएफएस चूज करता है, कोई आईएफएस चूज करता है, कोई आईआरएस चूज करता है। तो ये सारी जो सर्विस है 21 प्रकार की जो यूपीएससी में इंक्लूड होते हैं, 21 प्रकार की सर्विस, मुझे आप बताइए कि सबसे ज़्यादा लोग आईएएस को क्यों चूज करते हैं? सर जैसे आपने कहा कि 21 टाइप की सर्विसेज होती है, और सर उसमें आईएएस को इसलिए चूज़ करते हैं सर क्योंकि मतलब जितनी मेरी जानकारी है उसके अकॉर्डिंग सर मुझे लगता है कि आईएएस एक ऐसी पोजीशन पे होता है कि उसका एक डिसीजन से लोगों की लाइफ बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो सकती है। वो ग्राउंड लेवल पे लोगों के साथ जुड़ के काम कर सकता है। तो सर ये एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आईएएस आईपीएस लोग इसलिए मोस्टली प्रेफर करते हैं सर। जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं आप सीधे सावी से बात कर सकते हैं, और सावी को जो सवाल है आपके मन में, उनका नंबर जो है वो रोल पे चल रहा है, आप सीधा सावी मैडम से कॉल कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं मिशन ऑफिसर, तो सबसे पहले ये होता है कि जो डर होता है, सब हर एक के मन में डर होता है, डर को कैसे निकालना है। और हमारे साथ जो है, हमें जिनको हम देख के हमारा डर निकल जाता है, वो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। आपको ये जो प्रेरणा मिली है यूपीएससी, आपने बताया कि मेरे मम्मी की वजह से, क्योंकि मेरी मम्मी ने एमपीएससी का प्रिपरेशन किया था, लेकिन एक इंजीनियर, सब लोग पैकेज के साथ, जैसी इंजीनियरिंग हो जाती है तो सब लोग बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां आपके कैंपस में आ जाती है, तो आपको नहीं लगा कि मैं उस कैंपस का इंटरव्यू दूँ और जल्दी पैकेज जो है वो पैकेज के लिए दौड़ो? ऐसा नहीं आपके मन में कहीं सोच आई? सर जैसे आपने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रेरणा थी, और सर उनसे तो हमें हमेशा मोटिवेशन मिला है कि सोसाइटी को पे बैक करना है। यस सर। और सर पैसे से बढ़ के भी कुछ होता है, जैसे अगर एमएनसी में जॉब मिलती है तो अच्छा पैकेज तो ज़रूर मिलता, बट सर उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, जो इनर हैप्पीनेस है सर वो नहीं मिलती सिर्फ। तो सर वो कुछ सेवा करने से या कुछ पे बैक टू सोसाइटी करने से वो मिलता, तो सर वो भी एक मेरा मोटिवेशन था। जैसे आप अभी, आपको आईएएस मिले, फिर आईपीएस मिले, वो तो यूनियन सर्विस पब्लिक Yes, sir.
बताएगा। तो मुझे आप बताइए कि आपका मेन विज़न, मेन फोकस आफ्टर सर्विस, यानी जो आपको जो भी रैंक मिलेगा, सॉरी जो भी आपको सेवा मिलेगी, आईपीएस हो, आईएएस, तो सबसे पहले आपका जो विज़न है इस इंडियन सोसाइटी में, भारतीय समाज में बहुत प्रकार की दुविधा मनस्थिति है, तो ये मनस्थिति को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये सारे हम लोग देखते हैं। एक बेटी के नाते मैं आपको सवाल कर रहा हूँ और सीधा सवाल है मेरा, रीडमस्ट सवाल है मेरा, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आंदोलन है, अगर आपको आईएएस मिलता है तो आप इसके लिए क्या क्या करोगे मैडम? ओके सर, जैसे आपने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो सर आज हम देखते हैं कि हमारी जो प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, तो सर एक फीमेल इंडिया में प्रेसिडेंट है जो आज तक यूएस में नहीं हुआ है। तो सर इंडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है सारी लेडीज़ को और सोसाइटी में। सर बहुत सारे ग्राउंड लेवल पे आप दिन ब दिन इंसिडेंट्स भी देखते हैं हरासमेंट के, या लड़कियों को नहीं मिलती है सर अपॉर्चुनिटीज़ पढ़ने की सर। पर मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसमें फैमिली का सपोर्ट। तो अगर सर मुझे मौका मिलता है कि इस स्ट्रीम में काम करें, तो मैं सर सबसे पहले ये करना चाहूँगी कि फैमिली का माइंडसेट चेंज करना चाहूँगी, क्योंकि सबसे पहले होता है फैमिली सपोर्ट। अगर एक बेटी को या एक लड़की को फैमिली सपोर्ट करेगी सर, तो वो आगे जाने के लिए, वो सपने देखने के लिए उसको फ्रीडम रहेगा सर। तो सर मुझे लगता है कि एक फैमिली का माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अब एक बहुत ही अहम यहाँ पे मैं आपको सवाल करना चाहता हूँ और सीधा सवाल है मेरा, जब भी हम सेक्स रेशियो की बात करते हैं, लिंगानुपात जो बोलते हैं आज बहुत कम है, उसके लिए आपके मन में कुछ आपने जो डायग्राम है ऐसे तैयार किया, आकृति बंधा आपने कुछ तैयार किया है, कोई इसको कैसे बढ़ाया जाए? क्योंकि ये महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि वो काम जो है, क्योंकि सारा जो आप आकृति बंधा तैयार करते हो सभी आप आईएएस लोग तैयार करते हैं, तो आप मुझे बताइए कि दिन ब दिन ये लिंगानुपात कम हो रहा है स्त्रियों का, तो इसके लिए आपके मन में ऐसा कुछ चल रहा है कि नहीं यार मैं जब भी वो उस पायदान पे जाऊंगा, उस पर मैं बैठूंगी, उस चेयर पे बैठूंगी, तो मेरा पहला वर्क जो वही होगा, ऐसा कुछ आपने सोच के रखा है? सर जैसे आपने कहा कि सेक्स रेशो के बारे में जो कम हो रहा है, सो सर डेफिनेटली इसके बारे में मैंने सोचा है कि जब फैमिली को दिखेगा कि एक बेटी भी घर का नाम रोशन कर सकती है, तो उनमें कभी ये नहीं रहेगा, भेदभाव नहीं रहेगा एक बेटी बेटे के लिए। आज तक जो अपनी मेंटालिटी रही है सोसाइटी की, सिर्फ एक बेटा ही सपोर्ट करेगा, अगर ये ही चेंज की जाए, अगर एक बेटी भी एक रोल मॉडल बन पाए, और अगर मैं इंस्पायर कर पाऊँ ग्राउंड लेवल पे भी सर किसी एक बेटियों को कि सामने आके अपनी फैमिली को सपोर्ट करे और अपना उनका नाम रोशन करे, तो सर मैं ये ज़रूर करूँगी। बहुत बढ़िया। तो चलो हमारे साथ है सावी बुलकुंडे जी। तो एक लास्ट में इस प्रोग्राम को जितने भी स्टूडेंट देख रहे, छात्राओं देख, इनके लिए आपका महत्वपूर्ण संदेश क्या होगा? सर मेरा तो संदेश यही होगा आज की छात्राओं के लिए, आज की यूथ के लिए, कि वो जिस भी लेवल पे मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो यूपीएससी निकाले सेवा करने के लिए, वो कोई भी माध्यम से अपने छोटे छोटे कामों से देश सेवा कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल इलेक्शन में जाके वोट करना, ये भी एक तरह की सेवा ही है, एक तरह का इन्वॉल्वमेंट है। तो आज की यूथ मुझे लगता है कि अपने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से या डेमोक्रेसी से बहुत डिसोसिएट हो रही है। तो मैं चाहूँगी कि वो भी पार्टिसिपेट करे इस सिस्टम में, इस प्रोसेस में, और वो भी कंट्री को मतलब आगे बढ़ाए। तो ये थे हमारे साथ सावी जी। तो जितने भी छात्र इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, इफ़ यू वांट सक्सेस यू मस्ट बी नैरो माइंडेड। अगर आपको लक्ष्य तय करना है तो आपको ज़रूर इस बात पर ध्यान रखना है। जाते जाते ये महत्वपूर्ण एक सवाल है और मैं आपको ये सवाल ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा लोग मोबाइल की तरफ आकर्षित है, ध्यान उनका आकर्षित है। तो आपको इस मोबाइल के बारे में, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मोबाइल के बिना पढ़ाई अधूरी है, और कुछ लोग बोलते हैं कि मोबाइल अगर आपके पास नहीं है तो आपको बेहतरीन, क्योंकि वो जो कोल्हापुर का जो लड़का है, उनकी एक स्टोरी मुझे बहुत याद आ रही है, और उसने एक बहुत अच्छा किया है कि आप जिस समाज में, गरीब समाज में जन्मे हो, आपको उस गरीबी में नहीं रहना है। उनकी बात मुझे वो बहुत अच्छी लगी। तो मुझे बताइए कि जो यंग जनरेशन सबसे आज मोबाइल की तरफ उनका ध्यान आकर्षित है, क्या सही में पढ़ाई के लिए मोबाइल महत्वपूर्ण है? सर मोबाइल या इंटरनेट एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह है सर। सर सो इसके यूजेस भी है और इसके मतलब कॉन्स भी है, बेनिफिट्स और कॉन्स भी है कुछ सर।
सो जैसे सर मैं बताऊंगी कि मैंने पर्सनली पढ़ाई के वक्त सर मैंने सोशल मीडिया मैं बंद कर दिया था, यूज़ नहीं करती थी। और सर मेरा शेड्यूल ही ऐसा था कि 12 से 14 घंटे पढ़ाई। तो सर मेरा था कि मैंने छोटा बटन वाला फ़ोन ले लिया था उस टाइम पे। और सर थोड़ा सा पढ़ाई के वक्त डिस्ट्रैक्शंस कम होने चाहिए। तो सर मेरा मोबाइल का यूज़ कम था, पर सर मैं लैपटॉप का यूज़ करती थी इंटरनेट यूज़ करने के लिए। जैसे कुछ सर्च करना है या एआई का यूज़ करना है, आंसर राइटिंग में हो गया, या पढ़ाई में मुझे करंट अफेयर्स के लिए हो गया, तो सर फिर इंटरनेट का यूज़ मैं लैपटॉप से करती थी। बहुत ही बड़ा। देखो आज जो इस पायदान पे खड़े हैं सावी जी, जिन्होंने कहा कि जो नोकिया का जो 101 फ़ोन आता है वो ले लो, और बहुत सारे, ये महत्वपूर्ण सवाल था। और जाते जाते एक सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे आपका रिजल्ट आ गया तो मम्मी पापा के चेहरे पे वो स्मित हास्य, और आपके चेहरे वो स्मित हास्य। आप मुझे बताइए कि ये जो खुशी थी उस वक्त, तो ये जो सारी प्रेरणा है, हर व्यक्ति माँ बाप की तो प्रेरणा होती है, लेकिन मुझे बताइए उस वक्त आपके माता पिता के चेहरे पे आपने क्या देखा था? ये सबसे महत्वपूर्ण है। सर तो जब रिज़ल्ट आया था तो सबसे पहले मेरे मम्मी ने ही देखा था रिज़ल्ट, और तो उनकी आंखों में एकदम आंसू आ गए थे। और मेरे पापा भी एकदम खुश थे। तो वो देख के सर मुझे बहुत बहुत रिलीव्ड फील हुआ। और सर इतनी बड़ी जर्नी होती है, इतना स्ट्रगल होता है, तो सर खुशी से ज़्यादा मुझे रिलीव्ड फील हुआ कि अभी ये स्ट्रगल ख़त्म हुआ और अभी एक न्यू स्ट्रगल चालू होने वाला है, और ये सिर्फ स्टार्टिंग है, और आगे भी मुझे बहुत अच्छा काम करना है। बहुत ही बढ़िया। तो ये थी सावी जी। जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे, मैं फिर एक बार आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, इनका जो नंबर है वो स्क्रॉल पे चल रहा है, आप सीधा सावी जी से बात कर सकते। आपके मन में जो शंकाएँ हैं उसका शंका जो है वो सावी जी को पूछ लेंगे। तो इसके लिए यही होगा बेहतर कि आप ऐसे प्रोग्राम को, ऐसे मोटिवेशनल प्रोग्राम को लॉर्ड बुद्धा टीवी पर देखिए। आज के लिए इतना ही। प्राध्यापक विनोद बागड़े को दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट विकास जीवने के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।